हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो फाइनली फिर से आ गए हैं हम लेकर आप सभी के लिए एक और बेहतरीन, शानदार और जिंदाबाद सेशन। जी हाँ, आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए परसेंटेज का पार्ट नंबर 5, जो कि आप सभी के लिए होने वाला है काफी ज्यादा बेनिफिशियल। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सभी का स्वागत, सभी का वंदन, हार्दिक तहे दिल और खुली बाहों से अभिनंदन आज के हमारे इस शानदार वीडियो के सेशन में। आप सभी के लिए ये क्लास आती है आपके आने वाले इन सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल। ये क्लास आप सभी के लिए एवरी मंडे और एवरी सैटरडे को रिकॉर्डेड फॉर्म में सुबह 8 बजे लाई जाती है। बाकी क्लासेस की टाइमिंग्स पर आप एक बार नज़र मार लीजिए। ये सारी की सारी क्लासेस आपको शून्य से सिलेक्शन की ओर ले जाने की एक पहल है, और इस पहल में आप लोगों के साथ की भरपूर आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इस क्लास की पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको मिल जाती है हमारे इस बैच के अंदर। तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को और जाकर इस बैच में इनरोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से पहले आप सभी को एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेगा टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाती है, जिससे एग्ज़ाम का फील तो आपको मिलता ही है, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको जानने का मौका मिलता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस सीरीज में परसेंटेज के 4 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग परसेंटेज के 5th पार्ट की बात कर रहे हैं, और इसका इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से बताई थी कि परसेंटेज आप लोगों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आज इस टाइम पर अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको देखने को ना मिले। इसीलिए परसेंटेज को पढ़ना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्यारे बच्चों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी भी एसएससी के सेगमेंट की, किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम की, किसी भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने यहाँ पर ओवरऑल हर एग्ज़ाम्स को कवर किया है और आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर ले जाने का प्रण किया है। तो अगर प्यार से आप सारी चीज़ों को समझेंगे तो विश्वास दिलाता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की हमारी 4 क्लासेस परसेंटेज की ज़रूर देखिए, तभी आपको ये क्लास और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हर एक क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट आपको हमारे जो बैच है उसमें प्रोवाइड क्लास के बाद तुरंत कर दिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं आप सभी के साथ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने 10 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए थे, 10 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को परसेंटेज के यहाँ पर पढ़ा दिए थे, और आज इस कड़ी में मैं आगे बात करूंगा टाइप नंबर 10 की ओर, 11 की ओर से। टाइप नंबर 11 बेसिकली फ्रैक्शन पर बेस्ड होता है, जिसमें आपसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछी जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने के लिए आपको नहीं कहा जाता। सिंपली क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज में फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को घटाया या बढ़ाया जाता है, और फिर आपसे मूल यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ ली जाती है। तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा तरीका होता है इसे बनाने का। बात करते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी भिन्न का अंश 15% बढ़ा दिया और हर को 20% घटा दिया। कह रहे हैं कि जो प्राप्त भिन्न है वो 17/65 है, तो मूल भिन्न क्या थी। तो सिंपली आपको ये बात समझनी होगी कि भिन्न हमेशा x अपॉन वाई के फॉर्म में होती है। अब अगर भिन्न x अपॉन वाई के फॉर्म में होती है और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि दुनिया में सब कुछ क्या है 100%, अगर कोई चीज़ हमें नहीं मालूम तो शुरुआत में उसे हम 100% मानकर चलते हैं। अगर आपने अंश को 15% बढ़ाया है तो ये बढ़कर खुद का 115% हो जाएगा, और हर को आपने 20% घटाया है तो इसका मतलब हर 80% रह जाएगा। लेकिन इनके हिसाब से जो फ्रैक्शन अब है वो कितनी है, 17/65 है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो सिंपली आपको इसे सॉल्व कर लेना है प्यारे बच्चों। तो मैं परसेंट से परसेंट को काट दूंगा, उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छके 30 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर अब नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट x अपॉन वाई का मान निकाल लीजिए। 16 का गुणा 17 से कीजिए तो 16 गुणा 17 आ जाएगा, और नीचे
23 गुणा 65 आ जाएगा। एज यू कैन सी 7×42 का 2 आ जाएगा ऊपर, केवल एक ही ऑप्शन के अंदर आपको 2 नजर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली बड़े प्यार से। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो 272 अपॉन में 1495 निकलकर आने वाला है। और इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों का आराम से शिकार कर सकते हैं, चाहे मूल भिन्न पूछी जाए, चाहे फाइनल भिन्न आपसे पूछी जाए। तो एक क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में इसी पैटर्न पर पूछा जा चुका है, आप लोगों के सामने है, और आई होप सो आप इसे आसानी से बनाने का अब जिगरा रखते हैं। मैं भी बात करता हूं इस क्वेश्चन को बनाने की। तो सिंपली आपसे कहा जा रहा है कि एक भिन्न है x अपॉन y के फॉर्म में हम मान लेते हैं। कह रहे हैं कि अंश को 25% बढ़ा दिया, हो गया खुद का 125%, और कह रहे हैं हर को आपने 10% कम कर दिया, रह गया खुद का 90%। जबकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये हो जाता है 15/16 के बराबर, तो बराबर कर दो 15/16 के। उसके बाद परसेंट से परसेंट को काटो और उसके बाद सीधे सीधे सॉल्व कर लो। 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 5 से काट लेंगे इसे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसे अगर मैं काटूं तो 5 से 5 दिया 15 हो जाएगा, और 5 से 5 पंजे 25 हो जाएगा। अगेन 2 से 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 से 2 नाम 18 हो जाएगा। तो सिंपली x अपॉन y की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाएगी तो क्या होगी, तो 9 गुणा 3 करेंगे 27 आ जाएगी, और 5 गुणा 8 करेंगे तो 40 हो जाएगी। तो जो आंसर आने वाला है वो 27/40 निकल कर आने वाला है, यानी कि ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला टाइप भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टाइप। जो अगला वाला टाइप है, बेसिकली इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस ना बनते हो। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से इलेक्शन बेस्ड टाइप की, जहां पर इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं, यानी कि चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अब चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस अगर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। पर उससे पहले आपको कुछ टर्म है जो इसके सवालों में आपको जनरली नजर आती है, उन टर्म्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं बात करता हूं उन टर्म्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए टोटल वोट्स कितने होते हैं। टोटल वोट्स हमेशा आपको मानकर चलने हैं, या वोटर्स यानी मतदाता हमेशा आपको मानकर चलने होते हैं इस सवाल के अंदर 100%। नाउ अगर मैं बात करूं आप लोगों से कास्ट वोट, कास्ट वोट का मतलब होता है पड़े मत, यानी कितने वोट डाले गए। जरूरी थोड़ी ना है अगर किसी क्षेत्र में 10,000 मतदाता हैं तो 10 के 10,000 लोग 18 साल के ऊपर के हैं और 10,000 के 10,000 लोग वोट डालने जाते हैं। अक्सर हमारे देश में कभी भी 100% मतदान नहीं होता है। तो आपको ये बात मानकर चलनी होगी कि टोटल वोटर्स हमेशा 100% होंगे, लेकिन कास्ट वोट जरूरी नहीं कि 100% हो। ये कितने भी हो सकते हैं। सवाल में आपको दिया जाएगा कि वोटिंग 80% हुई है, 90% हुई है, 60% हुई है, तो उस हिसाब से आप इसे मानकर चलेंगे। एक्चुअली में ये वो वोट होते हैं जो वास्तव में डाले जाते हैं, ये वो वोट होते हैं जो लोग वोट डालने जाते हैं वो। अगर बात करूं मैं आप लोगों से, इसके बाद आते हैं वैलिड वोट। वैलिड वोट जिसे हम लोग जानते हैं बेटा वैध मत के नाम से, ये वो वोट होते हैं जो वैलिड होते हैं, यानी जब पड़े वोटों में से, जब आप कास्ट वोट में से इनवैलिड वोट को हटा देते हैं, जब आप कास्ट वोट में से अवैध मतों को हटा देते हैं, तो जो वोट बचते हैं वो वैलिड वोट होते हैं। अब आप कहेंगे सर इनवैलिड वोट कौन से होंगे। देखो कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति एक बार वैसे वोट डाल सकता है, लेकिन वो 2 बार 3 बार 4 बार डाल देता है अलग अलग जगहों से, कोई भी फ्रॉड करके, या कई वोट ऐसे होते हैं जो डालने के बाद खराब हो जाते हैं, जिनका प्रॉपरली पता नहीं चल पाता कि वो किस कैंडिडेट को वोट दिए गए हैं। तो ऐसे जो वोट होते हैं जिनकी गिनती ना तो जीतने वाले की तरफ होती है ना ही हारने वाले की तरफ होती है, ऐसे वोटों को हम बोलते हैं इनवैलिड वोट। इनकी गिनती कभी भी ना जीतने और ना हारने वाले की तरफ की जाती है। तो इस बात को भी आपको समझना होगा कि जब मैं पड़े हुए वोटों में से इनवैलिड वोट यानी अवैध मतों को हटा देता हूं तो मेरे पास जो वोट आते हैं वो वैध मत होते हैं। इसके अलावा जो आती है नेक्स्ट टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं विनर वोट।
सॉरी विनिंग वोट। अगर मैं बात करूं आपसे विनिंग वोट के बारे में, तो ये वो वोट होते हैं जिससे कोई कैंडिडेट चुनाव जीतता है। कई बार इसे आप बोल सकते हैं लूजिंग वोट। ये वो वोट होते हैं जिससे कोई व्यक्ति चुनाव हारता है, यानी एक्चुअली में ये जीतने और हारने वाले के वोटों का अंतर होता है। इसे आप बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ वोट्स, यानी कि वोटों का अंतर। ध्यान से समझ लीजिए, इस तरीके से, इस अंदाज में आप लोगों को ये टॉपिक और ये टाइप समझने नहीं मिलेगा। मैंने खुद इस टॉपिक को शुरुआत में जब पढ़ा था तब मुझे भी काफी परेशानी हुई थी। काफी मेहनत के बाद ये चीजें समझ में आती हैं, और जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, विश्वास दिलाता हूं, तब तक ये टाइप और ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से चीजों को समझिए, शाम को बैठकर उनका रिवीजन कीजिए, ताकि दूसरी क्लास जब आपके सामने आए तो उसमें प्रॉपरली चीजें क्लियर हों। नहीं तो पहली क्लास में कुछ डाउट आएगा, अगली क्लास में थोड़ा और डाउट आएगा, फिर अगली में थोड़े और ज्यादा डाउट आएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्लास में नहीं आएंगे। विश्वास मानिए, अगर आपको जैसे बताया गया है वैसे आप चीज़ों को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपको धीरे 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 इन चीज़ों का फ़ायदा नज़र आने लगेगा। इतनी सी बातों को अगर आप समझ गए हैं तो मैं बढ़ूंगा क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो कह रहे हैं एक चुनाव में 37% वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 वोटों के अंतर से हारा है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि टोटल वोट हमेशा आपको 100% मानकर चलने हैं। अगर टोटल वोट हमेशा 100 है तो 100 में से ही हारने और जीतने का फैसला होगा, क्योंकि अभी कोई भी वोट हटाए नहीं गए हैं, कोई भी वोट फर्जी नहीं है, कोई भी वोटिंग की बात नहीं हो रही, तो 100 में से ही हार जीत का फैसला होगा। तो 100 में से अगर मैं बात करूं, जिसे 37 वोट मिले हैं वो लूजर होगा, और जिसे 37 से ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 100 में से हारने वाले को मिले हैं 37 वोट, तो इसका मतलब जीतने वाले को कितने मिले होंगे? आप कहेंगे सर जीतने वाले की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको 63 वोट मिले होंगे। अगर हारने वाले को 37 मिले हैं तो जीतने वाले को 63 मिले होंगे। यानी अगर हम पूछें कि हारने वाला कितने वोटों से हारा होगा, तो आप कहेंगे सर 26 वोटों से हारा होगा। सवाल में कितने वोटों से हारा है? आप कहेंगे सर 5,20,000 वोटों से। कितने गुना है? आप कहेंगे सर 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 0 0 0 0, यानी कि 20,000 गुना है। अगर ये 20,000 गुना है तो हर वो चीज 20,000 गुना होगी जो सवाल में पूछी जाएगी। अगर सवाल में पूछा है कि बताइए कुल संख्या कितनी थी दोनों की, तो कुल संख्या को भी हम 20,000 गुना कर देंगे, यानी टोटल वोट वास्तव में 100 नहीं 20,000 गुना रहे होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 20 लाख टोटल वोट रहे होंगे। और यही बच्चों इस सवाल का आंसर आने वाला है। आपको कहीं नहीं कहा जाएगा कि जीतने वाले को इतने वोट मिले हैं। आपको हारने वाले के वोट दिए हैं तो जीतने वाले का अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोटिंग तो 100% पर ही होगी। अगर हारने वाले के दिए हैं 37 तो जीतने वाले को पक्का 63 ही मिल पाएंगे, क्योंकि सब कुछ फैसला 100 में से ही हो रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। एक और सवाल लेते हैं। CISF हेड कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान से समझना, इस बार बोला जा रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ है और इस चुनाव में 68 वोट फर्जी थे। 68 वोट कैसे थे? फर्जी थे, मतलब ना तो जीतने वाले की तरफ काउंट होंगे ना हारने वाले की तरफ काउंट होंगे। मतलब जितने वोट पड़े हैं उनमें से 68 वोट फर्जी थे, हटा दिए हमने। अब जीतने वाले को मिले हैं 52% वोट और 98 वोटों से यह चुनाव जीत गया है। मैं कह रहा हूं जनरली तो इस तरीके के सवालों को बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, पर मैं एक बेस्ट तरीका बच्चों को बताता हूं। मैं कहता हूं कि आपको जीतने वाले के वोट दिए हैं 52%, हारने वाले के बारे में तो नहीं बोला कुछ। तो हम क्या करते हैं, इन 68 वोटों को हारने वाले को दे देते हैं। कायदे से अभी तक जो व्यक्ति 98 वोटों से चुनाव जीत रहा था, अगर 68 वोट हारने वाले को दे दिए जाए, क्या तब भी 98 वोटों से चुनाव जीतेगा? आप कहेंगे नहीं सर,
फिर तो वोटों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 98 माइनस 68 कर दीजिए, 30 वोटों के अंतर से चुनाव जीतेगा। यानी अगर टोटल वोट मैं बोलूं 100 थे और इन 100 वोटों में से जीतने वाले के और हारने वाले के वोट आपको दिए गए हैं, जीतने वाले और हारने वाले के वोट आपको दिए गए हैं, जीतने वाले को 52 वोट मिले हैं तो हारने वाले को 48 वोट मिले होंगे, तो कायदे से जीतने वाला हारने वाले से 4% वोटों से चुनाव जीता होगा, या मैं कहूं 4 वोटों से चुनाव जीता होगा। लेकिन सवाल में बोला गया है कि श्रीमान 4 से नहीं 30 वोटों से चुनाव जीता होगा। अब आप कहेंगे ये 30 कहां से आया? बेसिकली ये 30 आया है 98 माइनस 68 करने पर। क्यों सर 98 माइनस 68 क्यों किया? आप सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल 10 वोट थे, 10 में से मैं बोलूं कि जीतने वाले को 6 मिले हैं, हारने वाले को 1 मिला है, तो जीतने वाला कितने वोटों से चुनाव जीतेगा? और मैं बोलूं साथ ही साथ मैं ये बोल दूं कि भैया 3 वोट फर्जी थे, 3 वोट क्या थे? अवैध थे। अब आप सोच कर देखिए, अगर 3 वोट अवैध थे, जीतने वाले को 6 मिले हैं, हारने वाले को 1 मिला होगा, तो जीतने वाला हारने वाले से 5 वोटों से चुनाव जीता होगा। अब मैं कहूं ये 3 वोट भी आप इसे दे दीजिए, तो कायदे से 4 वोट मिलेंगे अब हारने वाले को। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले इसे 6 मिल रहे थे, अब इसे 4 मिल रहे हैं, अब ये कितने से चुनाव जीतेगा या हारेगा? आप कहेंगे सर अब ये 2 वोटों से चुनाव जीतेगा। तो आपने देखा कि जो व्यक्ति पहले 5 वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहा था, अब वो 2 वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 वोट हमने हारने वाले को दे दिए। तो वही कहानी यहां पर है। अगर मैं इन 68 वोटों को हारने वाले को दे दूं, तो अभी तक जो उम्मीदवार 98 वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहा था, क्या वो अब 30 वोटों के अंतर से चुनाव नहीं जीतेगा? आप कहेंगे जी सर। तो वही कहानी यहां पर बयां की जा रही है। तो अब ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। 4 की वैल्यू अगर 30 के बराबर है, कितने गुना है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 7.5 गुना है सर। अगर ये 7.5 गुना है तो बोला गया है कि डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी जरा बताइए? तो आप कहेंगे सर डाले गए वोट तो 100 ही रहे होंगे, तो इस 100 को भी आप क्या कर देंगे? 7.5 गुना कर देंगे। जैसे ही आप इस 100 को 7.5 गुना करेंगे, बड़े प्यार से आंसर मिलेगा आपको 750। यानी जो डाले गए वोट है वो अभी हम 100% मानकर चल रहे हैं, इसीलिए डाले गए वोटों की संख्या 750 होगी। आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीस। डाले गए वोट 100 ही होंगे, 100 में से आपने 68 वोट हटा दिए। अब आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, अगर 750 वोट हैं और इसमें से मैं 68 वोट हटा दूं और जीतने वाले को 750 का 52% दे दूं, तो आपको पता लग जाएगा कि हारने वाले को 98 वोटों से हराया गया है। इस तरीके से आप इस प्रकार के सवालों को डील कर सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक और इस पैटर्न पर सवाल देखते हैं। एसएसबी कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी वाले को वैलिड वोटों के 60% वोट मिले हैं और वो 4000 वोटों से चुनाव जीत गया है। डाले गए जो वोट थे वो टोटल में से 80% ही मान्य थे, मतलब 20% वोट फर्जी थे, और उस 80% में से भी विजयी को मिले हैं 60%। तो पूछा गया है डाले गए मतों की संख्या कितनी रही होगी। तो मान लीजिए कि डाले गए वोट थे 100, राइट। अब इस 100 की अगर मैं बात करूं, डाले गए वोट 100 थे, तो इस 100 में से 20% अगर आपने हटा दिए तो बचे कितने? आप कहेंगे 20%, यानी 20 वोट फर्जी थे, तो डाले गए वोट 80 रहे होंगे। अब इस 80 में से भी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कह रहे हैं कि एक चुनाव में विजयी वाले उम्मीदवार को मान्य मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है। मान्य मत कितने हैं? आप कहेंगे वैलिड वोट है 80, तो 80 का 60% कितना होगा? आप कहेंगे सर 48 होगा। यानी जीतने वाले को 48 मिले हैं 80 में से, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? आप कहेंगे 32। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति जीता होगा, ये व्यक्ति हारा होगा। आप मुझे बताएंगे, तो बच्चे कहते हैं कि सर
जीतने वाले ने हारने वाले को कितने वोटों से हराया है, तो जरा गौर से देखिए, गौर फरमाइए। 8 - 2 6, 4 - 3 1, 16 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीतेगा। सवाल में बोल रहे हैं 16 से नहीं श्रीमान, 4000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है, यानी 16 नहीं 4000 के बराबर है। तो बोला गया है डाले गए मत कितने थे, तो डाले गए मत थे 100, तो 100 का मान आप निकाल लीजिए। तो 100 बराबर किसके, मान लो x के। सेम वही पैटर्न है, करना कुछ भी नहीं है। 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में। कितने गुना है, 4 से काटेंगे तो 1000 गुना है सर ये, तो ये भी 1000 गुना होगा, यानी डाले गए जो मत रहे होंगे वो 25000 रहे होंगे। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, तो उसका तरीका भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए टोटल वोट थे 100 में से 80% ही वोट वैलिड थे, तो 100 का कर दिया हमने 80%, और इस 80% में से भी जीतने वाले को मिले हैं 60%। तो डेफिनेटली अगर जीतने वाले को 60 मिले हैं तो हारने वाले को 40% मिले होंगे। तो 60 और 40 का अंतर कितना है, आप कहेंगे सर 20% है, और यही आपको दिया गया है 4000 के बराबर। अगर ये वैल्यू 4000 के बराबर है तो 100 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है x मानकर, तब भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मान लो डाले गए वोट 100 है, ये है अवैध मत यानी इनवैलिड वोट, तो मान्य मत कितने होंगे सर 80 होंगे। अब इस 80 में से भी 60% मिले हैं जीतने वाले को, यानी 48 मिले हैं जीतने वाले को, क्योंकि 80 का 60% 48 होता है। तो हारने वाले को 32 मिले होंगे, मतलब जीतने वाले ने हारने वाले को 16 वोटों के अंतर से हराया होगा। सवाल में 4000 से हराया है, कितने गुना है उतने ही गुना इसे कर दो, ये 250 गुना निकल कर आएगा, तो ये भी 250 गुना हो जाएगा, तब भी डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। तो आज के बाद जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं, उनका इसी तरीके से आपको शिकार करना है। एक और सवाल लेते हैं। जब आपको टोटल वोटों की संख्या दी जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपसे कहा गया है पहले से ही कि टोटल वोट अब नहीं मान सकते आप 100 आप तब तक मान सकते हैं जब तक आपको दिया नहीं जाए। अब यहां इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में टोटल वोटों की संख्या आपको दे रखी है कितनी, 17500। तो कह रहे हैं दूसरे वाले को मिले वैलिड वोट कितने हैं। पूछा गया है कि दो लोगों के बीच इलेक्शन हुआ, एक को मिले हैं टोटल का 48% वैट का, 18% वोट फर्जी थे, टोटल वोट आपको दिए गए हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले हैं ये बता दीजिए। दूसरे वाले को वोट कितने मिले हैं ये पूछा है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें पता है टोटल वोट 17500 है, ठीक, जिसमें से 18% वोट ही अवैध है, हमें मतलब है वैध से। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 18% अवैध हैं तो वैध कितने होंगे, आप कहेंगे सर 82% वैध होंगे। इसमें से भी जीतने वाले को मिले हैं वैध वोटों का 48%। अगर जीतने वाले को वैध वोट नहीं, जीतने वाले नहीं बोला, एक को मिले हैं 48%, हमसे पूछें दूसरे को कितने मिले हैं। अगर एक को 48% मिले हैं तो दूसरे को मिले होंगे 52%। तो हमसे यही पूछा गया है कि दूसरे वाले को कितने मिले हैं, तो बस सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा दूसरे वाले का। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सर, 17500 हो गया, इनटू में 82 बटे में आ जाएगा 100, इनटू में 52 बटे में आ जाएगा 100। अब कर लेते हैं थोड़ा सा खून खराबा, 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट देना है, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे इसे 20 बार में कटेगा, 4 से काटते हैं 13 बार में, 4 से काटते हैं 5 बार में, 5 से ये भी कटेगा 7 बार में, सबका गुणा कर दो, 7 गुणा 82 गुणा 13, तो 3 दूनी 6 सत्ते 42 का 2 लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 ऑप्शन के अंदर है, फिर तो गुणा ही करना पड़ेगा आपको। तो 7 दूनी 14 और 7 8 56 और 1 57 हो जाएगा, इनटू में 13 कर देंगे तो 13 चौक 52 हो जाएगा, और 13 सत्ते 91 और 5 96, 13 पंजे 65 और 9 74, यानी 7462 आंसर आने वाला है आपका, यानी डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए,
टोटल कितने थे? 17,500 थे, जिसमें से 18% फर्जी थे, हमने हटा दिए, रह गए 82%। अब ये चीज अपने आप में 100% है। अब इसमें से भी एक को मिले हैं 48%, तो डेफिनेटली दूसरे को 52% मिले होंगे, और यही हमसे पूछा गया है कि श्रीमान दूसरे वाले को कितने मिले हैं, और इस तरह से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को डील कर लिया। तो आई होप गाइज इस तरीके के सवालों का शिकार आप करने के काबिल हो गए हैं। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। मैं देख रहा हूं काफी बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट में आंसर नहीं देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों करते हो। प्लीज क्वेश्चंस का आंसर दिया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी पता लगे कि तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। तो मैं प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं 12 से 1 के बीच में। इस नंबर पर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। बाकी शाम को बैठकर जो भी पढ़ते हो उसका रिवीजन जरूर किया करो बच्चों। अगर आप रिवीजन करेंगे तभी चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। खैर, अगले वाले टाइप की बात करता हूं। यहां पर फ्रेश और ड्राई फ्रूट की बात होती है। आपसे या तो फ्रेश फ्रूट की मात्रा पूछता है या ड्राई फ्रूट की मात्रा पूछता है। पहले तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि फ्रेश और ड्राई फ्रूट में फर्क क्या होता है, ताजे फल और सूखे फल में अंतर क्या होता है। ताजे फल को ताजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। सूखे फल को सूखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ताजे फल की अपेक्षा कम होती है। आपको परसेंटेज में वैल्यूज दी जाती है। आपसे कहता है एक ताजा फल है जिसमें मान लो 50% पानी है, तो इसका मतलब बाकी का 50% उसमें पल्प होगा, खाने वाली भाग होगा। तो पहले तो आप इस बात को समझिए कि जब बात फ्रूट की जाती है तो फ्रूट में दो चीजें होती हैं। फ्रूट जो होता है वो दो चीजों का मिक्सचर होता है। पहला पल्प, दूसरा पानी। कोई भी फ्रूट की अगर बात करें तो उसमें केवल यही दो चीजें कंटेन होती हैं। पल्प जिसे हिंदी में गुदा के नाम से हम जानते हैं, जो हिस्सा हम लोग खाते हैं। वाटर का मतलब तो तुम्हें पता ही है, पानी, बिस्लरी का नहीं, फ्रूट का पानी। ठीक, हर एक फ्रूट के अंदर ये दो चीजें होती हैं, चाहे फ्रूट आपका ताजा हो, चाहे फ्रूट आपका सूखा हो। ठीक है, चाहे फ्रूट फ्रेश हो और चाहे फ्रूट ड्राई हो, कैसा भी फ्रूट हो उसके अंदर ये दो चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी। अब जो सवाल बनता है उसमें आपसे कहता है कि एक फ्रूट है जिसके अंदर 70% पानी है। अब कुछ दिन के बाद वो फ्रूट सूख गया तो उसमें 30% पानी रह गया। तो बताइए, अगर आपके पास 500 ग्राम ताजा फल था तो उससे कितना सूखा फल बनेगा, या सूखे फल की मात्रा क्या थी। या फिर आपको बोलता है कि भैया किसी भी ताजे फल में इतने % पानी होता है, सूखने पर इतना पानी रह जाता है। तो बताइए इतने ग्राम सूखा फल प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम आपको ताजा फल लेना होगा। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनेंगे और गौर करेंगे। आपको बोला है कि एक मुनक्का है। मुनक्का समझते हो ना, किशमिश टाइप की, किशमिश की बड़ी अम्मा होती है मुनक्का। तो 500 किलोग्राम आपके पास मुनक्का है, और मुनक्का जनरली ड्राई फ्रूट होता है, फ्रेश फ्रूट नहीं होता, ड्राई फ्रूट होता है। तो 500 ग्राम आपके पास, 500 किलोग्राम आपके पास ड्राई फ्रूट है मुनक्का, और ताजा होने पर इसका कुल वजन कितना रहा होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपको कहा है कि अगर ताजा अंगूर है तो उसमें 80% पानी है, और अगर वो सूख जाए और मुनक्का बन जाए तो उसमें 10% पानी रह जाएगा। हमें इस चीज पर गौर नहीं करना, हमें खाने वाले हिस्से पर गौर करना है कि चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, दोनों में जो चीज कांस्टेंट होगी, दोनों में जो चीज सेम होगी वो होगा पल्प, जो हिस्सा आप खाओगे। राइट, तो बदलेगा क्या? बदलेगा सर केवल पानी। ताजा फल है आपके पास, फ्रेश फ्रूट है आपके पास, जिसके अंदर अगर 80% पानी है तो 20% पल्प रहा होगा, और अगर फ्रूट सूखा है तो उसके अंदर कह रहे हैं 10% पानी है, मतलब 90% पल्प होगा। लेकिन पक्का ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि चाहे फल सूखा हो चाहे फल ताजा हो, दोनों के अंदर जो चीज सेम होती है वो पल्प यानी खाने वाला हिस्सा होता है, गुदा होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, आपको बोला है कि आपका जो सूखा फल है वो 500 किलोग्राम का है। 500 किलोग्राम का अगर सूखा फल है तो हमें पता है उसमें 90% पल्प होगा।
तो फिर फ्रेश फ्रूट कितना रहा होगा, x किलोग्राम, जिसके अंदर भी 20% पल्प होगा और इन दोनों में पल्प की मात्रा सेम होगी। ये बात 100% हम बोल सकते हैं। हमसे इस x का मान पूछा है तो x गुणा हो गया 1/5 बराबर में 500 का 90% हो गया 450। तो x बराबर कितना आएगा, तो 5 गुणा 450 कर दो, 0 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 2250 किलोग्राम अगर आप ताजा फल लेते हैं तो उसके अंदर 500 किलोग्राम आपको सूखा फल प्राप्त होगा। क्या चीज बदल रही है सर, पहले 20% थी अब 90% है, आप तो कह रहे हो सेम है, ये कैसे बदल गई? आप तो कह रहे हो पल्प की मात्रा सेम है, तो फिर ये बदल क्यों रही है? बेटा ये परसेंटेज बदल रहा है। पहले जो पल्प यानी गुदा 2250 किलोग्राम के अंदर था 20%, वही मात्रा अब 500 किलोग्राम के अंदर रह गई है 90%। आप देखो दोनों सेम है। आप 2250 का निकालेंगे 20% तो उतना ही निकल कर आएगा जितना 500 का 90% आएगा। आप इसमें निकालोगे पल्प की मात्रा तो 450 किलोग्राम आएगी, और जब आप इसमें निकालोगे तो भी 450 किलोग्राम आएगी। और 450 और 450 दोनों में मात्रा सेम है, और इसी आधार पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि मात्रा क्या रहेगी, मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी। किसकी? पल्प की। तो बेसिकली पल्प की मात्रा को जब सेम किया जाता है तो आपको ये बात समझनी होगी, चाहे फल फ्रूट हो, फ्रेश हो, चाहे ड्राई हो, हमेशा पल्प की मात्रा को आपको सेम करना होता है। जो हमने सेम कर दी, हमें डायरेक्ट आंसर की प्राप्ति हो गई 2250। सेम पैटर्न पर बेस का सवाल है। तरबूज में 60% पानी है, बाकी गुदा है, अभी बताया था। प्रतिदिन इस पानी का 10% वाष्पन हो जाता है, मतलब 10% पानी उड़ जाता है। कई बार मार्केट से हम कोई फ्रूट लाते हैं, 10 दिन अगर घर में रखेंगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा सूख जाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा। तो क्या खाने वाला भाग कम हो गया? नहीं सर, केवल पानी कम हुआ है। 2 दिन के बाद बचे हुए गूदे का अनुमानित प्रतिशत कितना होगा? तो 2 दिन के बाद अब गूदा कितना प्रतिशत रह जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो खेल कुछ और ही चल रहा है। 60% पानी है तो 40% गुदा होगा। आप कहेंगे जी, मान लो 100 किलो का तरबूज है आपके पास, और 100 किलो का अगर तरबूज है तो हमें पता है 100 किलो के तरबूज के अंदर 2 चीजें होंगी, एक होगा पानी और एक होगा पल्प यानी कि गुदा। आप कहेंगे सर पानी है 60%, अगर 60% पानी है तो इसका मतलब 40% क्या होगा, गुदा होगा। 100 का 60% 60 हो जाएगा, यानी 100 किलो के तरबूज में 60 किलो तो पानी है और 40 किलो क्या है, 40 किलो केवल पल्प है। पहले दिन 10% वाष्पित हो जाएगा, पहले दिन 10% वाष्पित हो जाएगा, यानी रह जाएगा 90%, और अगले दिन फिर से 10% वाष्पित होगा तो अगेन रह जाएगा 90%। यानी कुल मिलाकर क्या होगा, आप कहेंगे सर कुल मिलाकर अगर 40 किलो पहले पल्प था, एक सेकेंड, ये क्या कर रहा हूं मैं, पल्प को क्यों उड़ा रहा हूं? अच्छा जी, अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया 2 दिन के बाद बचे हुए गूदे का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा। प्रतिदिन इस पानी का 10% वाष्पन हो जाता है, प्रतिदिन पानी 10% उड़ जाता है, ठीक है, चला जाता है। अगर 100 किलो का तरबूज था तो पहले दिन 10% उड़ जाएगा, कितना रह जाएगा, 90%। दूसरे दिन फिर से 90% रह जाएगा। आप कहेंगे जी सर कायदे से अब हमारा तरबूज कितने किलो का रह जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100 से 100 को उड़ा दो, पहले दिन 10% कम होकर कितना रह जाएगा, आप कहेंगे सर 91% रह जाएगा, 9% जाएगा तो, और 91 में से भी 10% हटा देंगे तो 9.1 खत्म हो जाएगा। 9.1 खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लगातार अगर ऐसा होगा तो सोच कर देखिए, कि कितनी मात्रा रह जाएगी। तो आप कहेंगे सर अब हमारे पास जो मात्रा रह जाएगी वो 81.9% रह जाएगी, या 81.9% का हमारा क्या रह जाएगा, तरबूज रह जाएगा, जिसके अंदर पल्प तो उतना ही रहेगा, पल्प थोड़ा ना बदलेगा। तो 40 किलो आपके पास पल्प रहेगा, लेकिन रहेगा कितने में, 81.9 केजी के अंदर। कुछ बच्चे यहां पर यही गड़बड़ कर जाते हैं, वो टोटल मात्रा को 10% कम कर जाते हैं और यहीं पर फंसते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है। इस 100 किलो के अंदर तो बेटा पल्प भी है, आपने तो कहीं ना चाहते हुए भी पल्प को भी कम कर दिया है ना।
तो आपको इस चीज को 90% कम नहीं करना है। तो सर अब किस चीज को कम करें? तो भैया पानी की मात्रा कम हो रही है तो पानी को कम करेंगे। तो पहली बार पानी को कम करेंगे 90% रह जाएगा, दूसरी बार फिर पानी को कम करेंगे 90% रह जाएगा। यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि अब पानी की मात्रा कितनी है तो आप कहेंगे 60 किलो का आपका तरबूज था, 9/10 ये हो गया और 9/10 ये हो गया। यानी अब पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी? तो बड़े प्यार से आप क्या कहेंगे, 0 से 0 को काट दीजिए सर। 6 गुणा 9 गुणा 9, नम्मा नम्मा 81, 6 कम 6, 6 8 48, 48.6 किलोग्राम अब आपके पास क्या रह जाएगा? पानी रह जाएगा। अगर पानी आपके पास 48.6 किलोग्राम अब है और 40 किलो आपके पास पल्प है तो टोटल मात्रा अब कितनी है आपके पास? तो आप कहेंगे 40 और 48.6 हो गया 88.6 किलोग्राम। और 88.6 किलोग्राम के अंदर पल्प कितना है? 40 किलोग्राम है। इंटू कर देंगे 100 का। बड़े प्यार से नई मात्रा आपको यहां पर प्राप्त हो जाने वाली है। बड़े प्यार से आपको यहां पर नई मात्रा प्राप्त हो जाने वाली है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, एक बार तसल्ली से इसे देख लीजिए, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है और बच्चे यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ कर बैठते हैं। तो आंसर जो निकलकर आने वाला है इसका, वो आने वाला है 45.15%। और यही सवाल का आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो मैंने दोनों तरीके की वैरायटी आपको इस सवाल में बता दी। अगर इस तरीके से बोलता है तो इस तरीके से आप मात्रा निकाल सकते हैं, और अगर इस तरीके से बोलता है तो आप इस तरीके से डील करते हुए सवाल को हल कर सकते हैं। जब आपने 10% पानी को पहले दिन उड़ाया, दूसरे दिन भी 10% उड़ाया, कुल मिलाकर आपने कितना उड़ा दिया? आप कहेंगे 19%। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने उड़ा दिया पानी। अब पानी की मात्रा है इतनी, लेकिन पल्प अभी भी 40 ही है, तो टोटल मात्रा जो है मिक्सचर की वो कितनी है? इतनी है, जिसके अंदर अभी भी पल्प कितना है? 40 किलो है। तो परसेंटेज इसलिए बदल रहा है क्योंकि जो मात्रा पहले पल्प की 100 में थी, अब वही मात्रा 88.6 के अंदर रह गई है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। जो हमारा अगला टाइप होने वाला है प्यारे बच्चों, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इनकम पर आधारित होने वाला है। अगर इस टाइप की मैं बात करूं आप लोगों से तो ये इनकम पर आधारित होने वाला है। जिसकी होती है इनकम, आपको मालूम होना चाहिए उसके रहते हैं दिनकम। इनकम दो ही चीजों पर जाती है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, एक तो खर्च करने पर और एक बचत करने पर। अगर आप मान लो 100 रुपए कमाते हैं जिसमें से 10 रुपए बचाते हैं तो डेफिनेटली आप 90 रुपए खर्च करते होंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी है तो इनकम का मतलब आप समझ जाएं, वेतन होता है, जो भी पैसा आपको मिलता है, आप जहां भी जॉब करते हैं, अभी तो नहीं कर रहे लेकिन जब जॉब लग जाएगी तब जरूर करेंगे। यह है खर्च और यह है आपकी बचत। अब जो टाइप आप देखेंगे वो इसी के ऊपर आधारित होगा। या तो आपको इनकम देगा, खर्च देगा, बचत देगा, या आप बोलेगा कि भैया इनकम पहले इतनी थी, इतना खर्चा करता था, इनकम इतनी बढ़ गई, खर्चा इतना बढ़ गया, तो बचत कितनी बढ़ जाएगी ये बता दीजिए। या कहेगा इनकम इतनी है, खर्चा इतना है, तो बचत बता दीजिए कितनी होगी अगर परसेंट में वृद्धि कर दे तो। इस तरीके के जो सवाल होंगे वो इस टाइप में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जीडी में आया हुआ ये सवाल है 2022 में कि एच एक आदमी है, अपनी इनकम का 1/3 भाग बचाता है। तो ये तो सिंपल सा ही है, इसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। हालांकि आप चाहें तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/3 भाग क्या करता है? बचाता है। यानी 3 अगर उसकी इनकम थी तो वो 1 रुपया क्या करता है? सेव करता है। और हर महीने 15,600 रुपए खर्च करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 उसकी इनकम है, 1 रुपया वो बचाता है, तो इसका मतलब खर्च कितना करता होगा? आप कहेंगे सर वो 2 रुपए खर्च करता होगा। सवाल में बोला गया है कि 2 नहीं बाबू, 15,600 रुपए खर्च करता है। यानी 2 नहीं 15,600 के बराबर है। कितने गुना है? आप कहेंगे सर 7800 गुना है। तो पूछा गया है कि उसकी बचत क्या होगी, तो उसकी जो बचत 1 आपने मानी थी, ये 1 भी आपका क्या होगा? सर 7800 गुना होगा। और जब इस 1 को 7800 गुना करेंगे तो उसकी बचत आ जाएगी 7800 रुपए बड़े प्यार से। अगर पूछता है कि बताइए सर उसकी इनकम क्या है, तो फिर आप इस 3 को कर देते 7800 गुना। जब आप इस 3 को 7800 गुना करते तो आपको उसकी इनकम मिल जाती है। अल्टीमेटली यहां पर अगर मैं आपको दे देता 33 सही 1/3% बचाता है, तो भी सवाल का अंतर यही रहता, क्योंकि 1/3 का मतलब भी
33 सही 1/3% होता है। तो ये चीज परसेंटेज में जनरली दी जाती है और फिर आपको कोई भी एक चीज दी जाती है, चाहे तो बचत दे दे, चाहे तो इनकम दे दे, चाहे तो खर्चा दे दे, उस हिसाब से जो भी पूछा जाता है उतने गुना करके आप उसे निकाल लेते हैं। एक और सवाल लेते हैं, प्यारा सा सवाल है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आपसे बोला है पी की आय क्यू की आय का 150% है। इस बार दो लोगों की बात हो रही है, ये पी है मान लो, ये क्यू है मान लो, ये इनकी इनकम मान लो, ठीक, और ये खर्चा मान लेते हैं, तो ये बचत हो जाएगी। आप कहेंगे जी सर। अब देखिए जरा जादू इस तरीके के सवालों को बनाने का, हमेशा इनकम को 100% मानकर चलना है आपको सिर्फ, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ क्या है 100, और यही तो फायदा है परसेंटेज को पढ़ने का, यही तो फायदा है परसेंटेज को पढ़ने का, क्योंकि जो चीज नहीं पता उसे हम 100% आसानी से मानकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पी की आय क्यू की आय का 150% है, तो मान लो क्यू की आय 100 है, तो 100 का 150%, 150 किसकी आय हो जाएगी, आप कहेंगे पी की हो जाएगी। अब कह रहे हैं पी का खर्चा जो है वो क्यू के खर्चे का 60% है, जो पी का खर्चा है वो क्यू के खर्चे का 60% है। तो मान लेते हैं हम 60% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 60% का जो मतलब होता है वो 3/5 होता है, जिसका बोलता है वही नीचे वाला होता है। यानी अगर क्यू की, अगर मैं बोलूं आपसे कि क्यू की खर्चा 5 है तो पी का खर्चा 3 होगा। ऐसे ही इसे काटकर रेशो निकाल लीजिए, तो 50 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा जी, आगे बोल रहा है यदि क्यू अपनी इनकम का 20% बचाता है, क्यू जो है वो अपनी इनकम का 20% बचाता है। अब आप मुझे बताइए 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 में से 1 रुपया बचाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं यहां पर 2 जीरो लगा दूं अपनी तरफ से, 2 जीरो यहां पर लगा दूं अपनी तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 जीरो मैं यहां लगा दूं, 1 जीरो मैं यहां लगा दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि सर 20% अगर ये अपनी आय का बचाता है, क्यू अपनी आय का 20% बचा रहा है, यानी 200 का 20% बचा रहा है। पर यार इस तरीके से तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, मैं इसे आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आसान तरीके से ही बनाते हैं ना। पी अपनी आय का, पी की आय क्यू की आय का 150% है, ठीक है, और पी का खर्चा क्यू के खर्चे का 60% है। ओके, इस तरीके से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि जो पी है, जो क्यू है अपनी आय का 20% बचाता है, तो 200 का 20% होगा 40, यानी कि क्यू जो है वो 40 रुपए बचाता है 200 में से। अगर 200 में से 40 रुपए बचाता है तो इसका मतलब 60 रुपए, सॉरी 200 में से 40 बचाता है तो इसका मतलब 160 रुपए खर्च करता होगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो 5 खर्च करता है, यानी 5 नहीं 160 के बराबर है। कितने गुना है, आप कहेंगे सर 32 गुना है, तो ये भी 32 गुना होगा। यानी कायदे से मैं ये बोल सकता हूं कि जो पी का खर्चा है वो कितना है, आप कहेंगे सर जो पी का खर्चा है वो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 रुपए है। 300 में से 96 रुपए अगर पी खर्च करता है तो इसका मतलब बचाता कितना होगा सर, 204 रुपए बचाता होगा। 204 बचाता होगा, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बचाता होगा। अच्छा, पूछा क्या है, पूछा है पी अपनी आय का कितना बचाता है, तो हमें पता लगा कि जो पी है वो 204 बचाता है, कितने में से, आप कहेंगे सर 300 में से। इनटू कर देंगे 100 का बड़े प्यार से, और देख पा रहे हैं आप लोग मैंने कितने प्यार से इस सवाल को डील कर लिया। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 68% आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर होगा, यानी कि डी फॉर दिल्ली। फिर से देख लीजिए एक बार मैंने किया क्या।
मुझसे कहा गया कि P की आय Q की आय का 150% है, यानी Q की अगर 100 है तो P की 150 है। काट लेंगे, दोनों का रेशियो आ जाएगा 3/2, तो मैंने दो जीरो लगा लिए। मैंने कहा 300 ये कमाता है, 200 ये कमाता है। आपसे कहा गया कि जो Q है वो अपनी इनकम का 20% बचाता है, तो 200 का 20% 40 रुपए बचाएगा Q। अगर 200 में से 40 रुपए Q बचा रहा है तो इसका मतलब 160 खर्च करता होगा, लेकिन खर्च कितना कर रहा है 5। ये कहां से आया? तो आपको बोला गया है कि जो P का खर्चा है वो Q के खर्चे का 60% है, यानी कि Q का खर्चा अगर 100 है तो P का 60 है। काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा, और इस 5 का मान 160 के बराबर है, 32 गुना है, तो ये भी 32 गुना होगा, यानी 96 रुपए खर्च करेगा 300 में से P, तो बचाएगा 204। परसेंट में पूछा है तो 204 बचाएगा 300 का इंटू कर देंगे 100 का। इस तरीके से आप इस प्रकार के सवालों की धज्जियां बड़े प्यार से उड़ा सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो प्यारे बच्चों। एक और सवाल लेना चाहूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें आपको डायरेक्ट रेशियो के बारे में कहा जाएगा। अभी तक पूछा गया था कि कितनी बढ़ गई या घट गई या कितना बचाएगा, इस बार बोलेगा रवि अपनी आय का 24% बचाता है, यदि उसकी आय 8% बढ़ गई है और बचत 25% कम हो गई है तो उसका खर्चा कितने % बढ़ जाएगा। हमें पता है कि इनकम बराबर होता है खर्च प्लस बचत, राइट? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल यही होता है। अब सवाल में मान लेते हैं हम कि इनकम है 100 रुपए रवि की, जिसमें से वो 24 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना करता होगा सर? 76 रुपीस, सॉरी 24 रुपए क्या कर रहा है? बचा रहा है। 24 रुपए अगर बचा रहा है तो इसका मतलब 76 रुपीस क्या कर रहा होगा? खर्च कर रहा होगा। आप कहेंगे जी सर। अब सवाल में कहा गया है कि उसकी इनकम 8% बढ़ गई है, यानी पहले अगर उसकी इनकम 100 थी तो अब 8% बढ़ गई है। 100 से 8% बढ़ेगी तो नई इनकम 108 हो जाएगी। आप कहेंगे जी। और साथ में कहा गया है कि सर उसका जो बचत है वो 25% कम हुआ है। उसका जो बचत है वो कितना हुआ है? 25% कम हुआ है प्यारे बच्चों, यानी कि 25% उसकी बचत कम हुई है, यानी कि 6.25 यानी 18.75 अब उसकी नई बचत है। यानी अभी वो 108 में से 18.75 रुपीस बचा रहा है, तो इसका मतलब खर्च कितना करेगा? आप कहेंगे सर खर्च करेगा 89.25। आप कहेंगे जी सर। अब जरा गौर से देखना, पहले वो खर्च कर रहा था 76, अब खर्च कर रहा है 89.25, यानी कि उसकी जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 4 और 9 13.25 बढ़ गया सर। हमसे परसेंट में पूछा है तो हम कहेंगे कि सर 13.25 बढ़ गया, कितने से? 76 से इंटू कर देंगे 100 का, तो पता लग जाएगा कि कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई। पॉइंट से हमने 2 जीरो को उड़ा दिया है, पॉइंट से हमने 2 जीरो को उड़ा दिया है। उड़ाया है कि नहीं उड़ाया है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल उड़ाया है। तो अब क्या करना है बालकों? तो सर कुछ नहीं करना, 76 से डायरेक्ट भाग लगाना है। 76 से भाग लगाना है, लगभग में किसके बराबर आंसर आएगा? फिर से एक बार देख लेते हैं। रवि अपनी इनकम का 24% बचा रहा है, ठीक है, तो 76 खर्च करेगा। ओके, उसकी इनकम 8% बढ़ गई यानी 108 हो गई, और बचत 25% कम हो गई यानी 18.75 रह गई। तो आपसे कहा जा रहा है अगर 24 का 25% निकालेंगे तो 1/4, 4 छिंग 24। एक सेकेंड, 24 को 25% कम कर दिया है ना। 24 को अगर 25% कम कर दोगे, अगर आप 24 को 25% कम कर दोगे तो 18.75 कैसे रहेगा? 18 रहेगा ना। 24 में से 18 रुपए, पहले 24 बचा रहा था अब 18 बचा रहा है।
पहले 24 बचा रहा था, अब 18 बचा रहा है। 108 में से 18 बचा रहा है, 108 में से 18 बचा रहा है, तो इसका मतलब 90 रुपए खर्च कर रहा होगा। यानी कि उसका खर्चा 76 से 90 हो गया। कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 14 बढ़ गया। 14 बढ़ा कि नहीं? आप कहेंगे जी सर कितने से बढ़ा है? 76 से बढ़ा है। इंटू कर दो 100 का। अब निकालो आंसर। तो बहरा के आपका आंसर आएगा बेटा बड़े प्यार से, क्योंकि 76 से बढ़ा है। छह कम हो गई ना, तो 18 रह गई। 108 में से 18 खर्च कर बचा रहा है, तो इसका मतलब 90 खर्च कर रहा है। तो 76 से 90 यानी 14, 14 बटे 76 इंटू 100। आंसर में डिफरेंस क्यों आ रहा है? काटो जरा इसे। 14 पंजे 70, 5 20, तो समथिंग समथिंग कुछ कुछ 20 से कम आएगा, है भाई? 1400 है ना? सही है। तो लगभग में आंसर जो आने वाला है वो 18 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 18 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। 18 पॉइंट 18 चौक 72 यानी कि 18.42% की वृद्धि। तो उसका जो खर्चा है वो 18.02% बढ़ जाएगा। तभी मैं बोलूं क्योंकि ऑप्शंस में मिस्टेक है, ठीक है? ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन में मिस्टेक है, इसीलिए इतना टाइम लग गया इसको बनाने में। वाह क्या बात है। खैर चलिए, एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूं मैं इसका। इस पैटर्न का सवाल एक आपको भी खुद से ट्राई करना है। आई होप आप लोग इस सवाल को ट्राई करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों। अब लास्ट टाइप पर हम और बात कर लेते हैं। जो लास्ट टाइप है छोटा सा टाइप है और ध्यान से समझ लेंगे इसको। बेसिकली ये भी मिक्सचर पर ही आधारित होने वाला है, ये भी मिक्सचर पर ही बेस्ड होने वाला है। और ये वाला टाइप आपको दोबारा भी पढ़ने को मिलने वाला है। जब मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, रेशियो पढ़ाऊंगा, तब भी आपको ये टाइप मिलेगा। यहां पर जनरली आपसे कहेगा कि कोई मिक्सचर है जिसमें कुछ भाग किसी चीज का है, अब इसमें कितना भाग और मिला दूं या कितना परसेंट और मिला दूं ताकि इतना परसेंट हो जाए। आपको पुराना परसेंट दिया जाएगा, आपको नया परसेंट दिया जाएगा, मिलाई गई मात्रा या फिर निकाली गई मात्रा आपसे यहां पर पूछी जाएगी। तो इसको बनाने का भी बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा मैं। आपसे कहा जा रहा है कि 85 ग्राम चीनी का घोल है जिसमें 30% चीनी है। अब घोल में उसी चीनी को 65% बनाना है, तो इसमें कितना चीनी मिलाना पड़ेगा? देखो चीनी के ही परसेंटेज दे रखी है और मिलाने की बात भी चीनी की ही कर रहा है। ऐसे सवालों में जो चीज मिलाई जा रही है आपको उस पर फोकस कर रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? सर चीनी मिलाई जा रही है, तो हम चीनी को पकड़ लेते हैं। इस सवाल को बनाने के कई तरीके हैं, तो मैं चीनी को पकड़ लेता हूं। ये पहले की चीनी की मात्रा, ये अब की चीनी की मात्रा। कायदे से अगर आपको बोला जाए पहले चीनी कितनी थी, आप कहेंगे सर 30% थी। अगर पूरी चीनी मिला दोगे तो 100% हो जाएगी। वास्तव में कितनी करनी है? सर 65% करनी है। देखो जो वास्तव में करनी है ना मात्रा, उसको बीच में रखना। ऐसे सवाल एलिगेशन से सबसे आसानी से होते हैं। माइनस करेंगे आप 100 में से 65 तो आएगा 35, और 65 में से 30 जाएगा तो अगेन यहां पर भी आएगा 35। काट कर इनका रेशियो निकाल डालिए भाई साहब, तो 1:1 आ जाएगा। ध्यान रखिए यहां पर जो चीज आएगी ये मिश्रण की शुरुआती मात्रा को दर्शाएगी, और यहां पर जो चीज आएगी वो मिश्रण की मिलाई गई मात्रा को दर्शाएगी। ये वाली मात्रा आपको दे रखी है सवाल के अंदर कितनी? आप कहेंगे सर 85 ग्राम। और ये वाली मात्रा आपसे पूछी गई है। जब एक का मान 85 ग्राम के बराबर है तो इस एक का मान भी 85 ग्राम के बराबर होगा। तो जो आंसर आने वाला है वो 85 ग्राम निकल कर आने वाला है, यानी ए सवाल का आंसर होने वाला है। फिर से देख लेंगे, पहले मात्रा थी चीनी की 30%, अगर पूरी मिला दोगे तो हो जाएगी 100%। देखो किसी भी चीज के अंदर अगर आप पूरी मात्रा मिला दोगे तो इसका मतलब है उसकी मात्रा 100% हो जाएगी। जितनी करनी है उसे रखेंगे बीच में, रेशियो आ गया। ये चीज हमेशा शुरुआती मात्रा होगी, ये जो निकल कर आएगी ये बदली या मिलाई गई मात्रा होगी। मिलाई या फिर बदली
गई मात्रा सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके के सवालों को बनाने का। हालांकि मैं इसे 2 से 3 तरीके से और बता सकता हूं। परसेंटेज का तरीका है एक सीपीआर, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, आप उससे भी इसे बना सकते हैं। आप याद कीजिए जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था तीसरी क्लास में कि जब 2 राशियों का गुणनफल किसी तीसरी के बराबर होता है और आप नहीं चाहते कि तीसरी चीज बदले, तो पहली दूसरी के ऑपोजिट होगी, उल्टी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो उस कॉन्सेप्ट का भी आप यहां यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल के अंदर क्या चीज नहीं बदल रही, आप कहेंगे पानी नहीं बदल रहा। सर हम चीनी मिला रहे हैं तो चीनी की मात्रा बदलेगी, पानी की मात्रा नहीं बदलेगी। तो आप यहां पर पानी को पकड़ लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी की मात्रा कैसे निकालोगे, तो आप कहेंगे सर टोटल का जितना भी परसेंट होगा वही पानी होगा। इस वाले टाइप में, इस वाले मेथड में आप उस चीज को पकड़ते हैं जो सेम है, इस वाले में आप उसे पकड़ते हैं जो मिलाई जा रही है, जो बदल रही है। क्योंकि यहां पर पानी की मात्रा क्या है, समान है, इसलिए हमने पानी को पकड़ा है। अच्छा जी, आप मुझे बताएंगे तो टोटल मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे सर पानी की पहले मात्रा कितनी थी, पहले 30% चीनी थी सर, तो इसका मतलब पहले पानी की मात्रा रही होगी 70%। अब चीनी की मात्रा को 65% करना है, इसका मतलब पानी की मात्रा को 35% करना है। अगर मैं आपसे पूछूं इनका रेशो क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2 होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/1। आप कहेंगे जी सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले 2/1 का रेशो था, यानी पहले अगर 1 मात्रा थी तो अब 2 हो गई, यानी कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे 1। सवाल में यही पूछा है कि कितनी बढ़ेगी। पहले मात्रा 1 नहीं थी, पहले थी 85 ग्राम, तो अब जो बड़ी है वो भी कितनी होगी, 85 ग्राम ही होगी। इसे बोलते हैं हम लोग सीपीआर मेथड। जो चीज यहां पर नहीं बदल रही उसे पकड़ा जाता है, और यहां पर जो चीज बदल रही है उसे पकड़ा जाता है। तो आप जो भी प्रेफर करना चाहें वो तरीका आप यहां पर प्रेफर कर सकते हैं। एक और बता देता हूं, इस बार दूध और पानी का एक मिश्रण है 150 लीटर का, जिसमें 30% दूध है। पानी का परसेंट 40% अगर करना है तो कितना दूध मिलाना पड़ेगा। जो मिला रहे हैं उसको पकड़ लीजिए, हमने पकड़ लिया दूध को, ठीक है जी। ये पहले का दूध, ये अभी का दूध। सबसे पहले 150 लीटर के मिश्रण में 30% दूध है। पहले दूध कितना था, 30% था। अगर पूरा मिला देते तो हो जाता 100%। आप कहेंगे जी यहां हमेशा 100% आएगा। अब पानी का परसेंट 40 करना है, मतलब दूध कितना करना है, 60%, क्योंकि दुनिया में सब कुछ क्या है, 100% है। बड़े प्यार से हमने यहां पर लगा दिया एलिगेशन दोबारा से। 100 में से 60 गया तो आएगा यहां 40, और 60 में से 30 गया तो आएगा यहां 30। 40 और 30 को काट कर रेशो निकाल लीजिए, तो रेशो आ जाएगा 4:3 का। इस 4 का मान आपको दिया गया है 150 के बराबर। इस 3 का मान क्या होगा ये पूछा गया है। 4 बराबर है कितने गुना है, आप कहेंगे 4×3 12 सर, बचेगा 3, 4×7 28, 4×5 20, 37.5 टाइम्स है, तो ये भी 37.5 टाइम्स होगा। यानी 3×5 15, 3×7 21 और 1 22, 3×3 9 और 2 11, यानी 112.5। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा इस सवाल का, बेहद खूबसूरती के साथ। इस तरीके से आप इस वैरायटी के सवालों का शिकार कर सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। इसी के साथ इस अध्याय को हम करते हैं पूरी तरह से कंप्लीट। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, वो मंडे को देखने को मिलेगा सुबह 8 बजे, जिसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे। और आपको बता दें, एक बार आप सभी से चाहेंगे कि कमेंट करके आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो बताइएगा जरूर। वैसे इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाता हूं, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया, इसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे, तभी प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आएगा। तो इस टॉपिक के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा इस क्लास का पूरा पीडीएफ, मॉक टेस्ट और मेगा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इस नोट्स बैच के अंदर। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके शाम को बैठकर जो भी क्वेश्चंस अब आज हमने डिस्कस किए उन्हें खुद से एक बार जरूर यहां पर लगाया करो।
तभी आपको ज्यादा फायदा नजर आएगा बेटा इन क्लासेस का। अदरवाइज तुम क्लास में आओगे, पढ़ोगे और चले जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हर एक क्लास के अपलोड होने के बाद उसका एक टेलीग्राम पर लिंक जाता है ताकि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे, आपकी क्लासेस मिस ना हो। तो इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी जरूर करनी हो तो। कैसी लगी वीडियो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ऐसी ही शानदार वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए उत्साह के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करके आपको परसेंटेज कंप्लीटली डिलीवर किया है। विश्वास दिलाता हूं इसके बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी प्रकार के, कैसे भी, कहीं से भी, किसी भी बुक से और किसी भी प्लेटफॉर्म से जब क्वेश्चंस लगाने जाएंगे तो हंसते मुस्कुराते आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। इस बात की गारंटी आप मुझसे अभी ले लीजिए। अगर आपने पूरी क्लासेस शुरू से लेकर अंत तक देखी है तो मैं आपको ये चुनौती देता हूं कि आप कोई भी बुक उठाकर क्वेश्चंस लगाइए, आप पर क्वेश्चंस बनेंगे। आप कहीं से भी क्वेश्चन जाकर लगाइए, आप पर क्वेश्चन बनेंगे। ये चीजें आपको हजारों लाखों रुपए देने के बाद किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं मिलती जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। बस उद्देश्य इतना है कि आपकी मेहनत सफल हो, आपके घर वालों का सपना साकार हो, और यही कोशिश हमेशा जारी रहेगी। तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर बनता है इस वीडियो के नाम। अगर वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाया करो। क्या और सुधार हम लोग कर सकते हैं, क्या और अपनी क्लासेस में इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जरूर अपनी कीमती राय दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।